संज्ञा प्रकरण हमारा चल रहा था और संज्ञा प्रकरण में हमने पहले पढ़ लिया था। इत संज्ञा के 6 सूत्रों को पढ़ लिया था। आज है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा के कुछ सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें पहला सूत्र है अदर्शनम लोप है। पहला सूत्र क्या है? अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप की परिभाषा यहाँ पर दी गई है संस्कृत में। प्रसक्तस्य अदर्शनम स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम स्यात्। अदर्शनम लोप का मतलब क्या है? इससे पहले इससे क्या होता है कि जो है अदर्शनम, यहाँ पर पिछली बार एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अदर्शनम लोपे सूत्र में अदर्शनम का क्या अर्थ है। तो सामान्य रूप से अदर्शनम वैसे लिखा है तो हम निकालेंगे कि विद्यमान का दिखाई नहीं देना। लेकिन विद्यमान अदर्शनम माने दिखाई ना देना, दर्शनम माने दिखना और अदर्शनम माने दिखाई नहीं देना। लेकिन दिखाई नहीं देना ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई नहीं देने से तात्पर्य है कि जो आपका ध्वनि है, जो स्वर की ध्वनि है, वो श्रवण ना होना। अदर्शनम से तात्पर्य क्या है? सुनाई नहीं देना। यानी दर्शन से तात्पर्य है कि ध्वनि का श्रवण से है, ना कि दिखाई देने से। तो अदर्शनम का अर्थ हुआ कि श्रवण, ध्वनि का जो है वो सुनाई नहीं देना, श्रवण नहीं होना। अदर्शनम का अर्थ क्या हुआ? श्रवण नहीं होना, यानी जो है ध्वनि का सुनाई नहीं देना। प्रसक्तस्य अदर्शनम स्यात्। प्रसक्तस्य विद्यमान का अदर्शनम सुनाई नहीं देना। विद्यमान का सुनाई नहीं देना। जैसे उदाहरण दिया है वारी, तो वारी शब्द में जो पीछे की साइड में विसर्ग लगा हुआ है, इसका जो है दर्शन तो हो रहा है, लेकिन इसका क्या है कि ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। तो इसलिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वारी पढ़ेंगे, ना कि वारी ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा? वारी। तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो अदर्शनम लोप है। यहाँ पर जो है विसर्ग में क्या हुआ है कि दर्शन तो हो रहे हैं विसर्ग के, लेकिन इसका जो है ध्वनि का श्रवण नहीं हो रहा है, ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। तो हम इसको सीधा पढ़ेंगे वारी। और जब हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से, लेकिन जब हम इसको श्रवण बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, ध्वनि करेंगे, तो हम इसमें क्या है कि वारी शब्द ही पढ़ना, वारी शब्द ही पढ़ना पड़ेगा। तो वारी जो शब्द है, वारी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से इसको पढ़ना पड़ेगा, वारी, वारी पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ये सूत्र है अदर्शनम लोप है, ये प्रसक्तस्य अदर्शनम स्यात्, अर्थात विद्यमान का, जो विद्वान जो है स्वर है, जो विद्वान ध्वनि है, उसका सुनाई नहीं देना, इसका अर्थ होगा। दूसरा सूत्र है तस्य लोपे। तस्य लोपे सूत्र से जो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, तस्य तौ लोपे स्यात्। तस्य तौ लोपे स्यात्। जो इत्संज्ञक वर्ण है और इत्संज्ञक वर्ण की तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। और इत्संज्ञक वर्ण जो पहले बताए थे कि हलन्त्यम सूत्र से संज्ञक वर्ण पिछली क्लास में पढ़ा दिए। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो देख सकते हैं। तीसरा सूत्र है अलो अंतस्य। अलो अंतस्य सूत्र से क्या होता है कि इकार और उकार का लोप होता है। अलो अंतस्य सूत्र से इकार और उकार का लोप होता है। अगला संज्ञा प्रकरण में जो है चौथा संज्ञा है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। अब किन की ह्रस्व संज्ञा होती है, किन वर्णों की दीर्घ संज्ञा होती है और किन वर्णों की प्लुत संज्ञा होती है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा जो है वो अचों की होगी। अच माने स्वर, तो स्वरों की होगी। किस इसकी जो परिभाषा है वो लिखी हुई है संस्कृत में कि उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उकालो,
ऊ के उच्चारण करते समय, ऊ का उच्चारण करते समय जितना समय लगता है, किसमें, अच में, उसकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो संज्ञा हो जाती है। ऊ के उच्चारण काल में जितना समय लगता है, उसकी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा यानी समय के अनुसार उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी और दीर्घ संज्ञा होगी और प्लुत संज्ञा होगी। उदाहरण दिया है जैसे कि कु कु कु, तो पहले बोलेंगे कु, हाँ, थोड़े समय के लिए, उससे अधिक समय के लिए वो इसका उच्चारण करेंगे कु, फिर इसका अधिक और उच्चारण करेंगे अधिक समय तक कु, तो कु कु कु, तो ये जो है इसकी जो संज्ञा होगी, ये आपकी कौन सी संज्ञा होगी, ये प्लुत संज्ञा होगी। इसकी जो होगी वो दीर्घ संज्ञा होगी और इसकी जो होगी वो ह्रस्व संज्ञा होगी। जिसमें जिस उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लग रहा है तो उसकी क्या होगी, ह्रस्व संज्ञा होगी, और जिसका उच्चारण में अधिक जोर लग रहा है या थोड़ा अधिक देर तक बोल रहा है उसकी दीर्घ संज्ञा होगी, और जिसका उच्चारण समय में जो है दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा है उसकी प्लुत संज्ञा होगी। तो कु 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 इस तरह से इसकी संज्ञा होती है किनकी, स्वरों की। तो ये जो है जो ह्रस्व जो स्वर हैं उनकी एक मात्रिक होते हैं, और जो दीर्घ स्वर हैं वो दो मात्रिक होते हैं, और जो प्लुत स्वर हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। तो इस तरह से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन स्वरों की संज्ञा होती है।